It's really a privilege for me to be speaking on one of the most important enactments of our times, that is the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. Now, since this is a social legal awareness program, I thought that, of course, my esteemed co-panelists will be going into the details of the provisions of the act. I thought I would like to go a bit into the background कि इस act की क्यों जरूरत है हमारी country में और इस तरह के similar enactments हैं worldwide, and how our society is placed today, and how important it is to have a safe working environment for the women. Next slide, please. So going into the background, आज के दिन में हमें एक चीज समझना है कि जो हमारी women workforce है वो large numbers में enter कर रही है, क्योंकि अब they have more access to education, employment, और इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम उन्हें एक safe और secure working environment दें. इसके लिए जरूरी है कि जो हमारा वर्कफोर्स है उसको हम सेंसिटाइज करें कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ वुमेन एंड एंड एनी काइंड ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइप्स दैट में एग्जिस्ट. इससे क्या होगा कि ना ही सिर्फ एक जेंडर इक्वालिटी आएगी, बट इट विल बी एन इंक्लूसिव ग्रोथ, बिकॉज it is only when the employee is comfortable at her workplace she will be able to give best results. It will be good for the organization, for the society, और हमारी कंट्री के लिए भी एज अ होल. नेक्स्ट प्लीज. सो इसी इन्हीं लाइंस पे इस एक्ट का प्रियम्बल है जो कि ये कहता है कि हम इस एक्ट के द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को प्रिवेंट करेंगे, एंड इफ एट ऑल सच अनटोवर्ड और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स टेक प्लेस, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है उसके बारे में इस एक्ट में लिखा हुआ है. जब भी किसी वुमन की इस राइट का वायलेशन होता है, सो एक्चुअली इट इज अ वायलेशन ऑफ मेनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो कि एक लेडी को दी गई हैं, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी है अंडर 14-15, राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 विच गिव्स यू अ राइट टू लिव विद डिग्निटी, और आर्टिकल 19 का भी इन्फ्रिंजमेंट है बिकॉज दैट गिव्स यू द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन. सो दिस राइट इसको नेशनली ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकग्नाइज किया हुआ है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्टी टू द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन. सो हमारी ड्यूटी बनती है कि जिस राइट को हमने नेशनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से और इंटरनेशनल कन्वेंशन से हम बने हुए हैं, उस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए वी टेक द नेसेसरी स्टेप्स. नेक्स्ट प्लीज. So I will slightly like to go into the social aspects कि क्यों ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हैं वो वर्क प्लेसेस में हो रहे हैं, जिसका एक वन ऑफ द मेन रीजंस इज दैट वी आर बाय एंड लार्ज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, और ये मान लिया गया है, एक धारणा है कि मेन आर सुपीरियर टू वुमेन, या वायलेंस इज ओके, या इतना इतना हार्मफुल नहीं है, ये एक नेचुरल टाइप का मेल बिहेवियर है, थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग चलती है, और देयर इज नथिंग सीरियस अबाउट इट. बट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम, एंड इट नॉट ओनली लीड्स टू पुअर प्रोडक्टिविटी बल्कि बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है द वुमन एंड हर फैमिली एंड द ऑर्गेनाइजेशन शी इज वर्किंग इन. नेक्स्ट प्लीज. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि दो ये केसेस बहुत तादाद में हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी लेडीज जो है वो इन मैटर्स को रिपोर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको लगता है कि शायद इसकी वजह से उनका हैरेसमेंट बढ़ सकता है, मे बी शी मे लूज हर जॉब, उनके ऊपर एक स्टिग्मा लग जाता है, उनके रेपुटेशन को एक प्रॉब्लम आती है. सो दे फील कि शायद इसके बारे में कुछ ना ही बोला जाए तो अच्छा है, या कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि अरे ये तो पर्सनल मैटर है, इसको क्यों फॉर्मली रेज किया जाए. ये सब चीजों के चलते क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं एंड नोबडी रिपोर्ट्स अबाउट देम, जिसकी वजह से द वुमन सफर्स नॉट ओनली हर on account of her mental health, physical health. She may have to leave her job, she may not be able to perform to the best of her ability, जिसकी वजह से जिसकी अपनी economic and social costs हैं. So then we need to attack it from both the sides, that is change in the attitude and also bring in some kind of legislations जो इस तरीके के behavior को tackle कर सके. Next please. So therefore this act has been brought
जिसमें कि ये इंश्योर करा जा रहा है कि जो वर्किंग स्पेस है वुमेन की वो उनके लिए सेफ हो और उनकी जो राइट है ऑफ इक्वालिटी वो उनको गारंटी करी जाए। सो सिंस दिस एक्ट इज इन प्लेस, ये जरूरी है कि सभी लोग इस एक्ट के बारे में जाने, हर महिला जाने कि अगर उसके साथ कोई गलत व्यवहार हुआ है, she has a place where she can go file a complaint and get some kind of redressal to that complaint. And as I said earlier also, that two-pronged approach is required. One, change in the mindsets, and secondly, in case of such unfortunate incidents, the matter is really taken up seriously by the authorities. So next please. Now हम में से ज्यादातर लोग आई थिंक भवरी देवी केस के बारे में जानते होंगे, जो कि एक साथिन थी राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर, एंड शी वाज वर्किंग फॉर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, एंड अनफॉर्चुनेटली शी वाज अ विक्टिम ऑफ रेप हरसेल्फ। और उसके बाद विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इसको एक फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी का इन्फ्रिंजमेंट माना अगर किसी लेडी का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, और इसको एक फॉर्मल गाइडलाइंस इशू करी जिसमें कि बताया, डिफाइन किया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इंस्टीट्यूशन की है जहां वो लेडी काम करती है कि वो इस तरह के इंसिडेंट्स को प्रिवेंट करे, और ऐसे इंसिडेंट्स अगर हो जाते हैं तो उसके लिए कुछ उसको रेमेडी दे, प्लस इंसिडेंट्स हो ही ना, मतलब दे शुड आल्सो टेक स्टेप्स टुवर्ड्स प्रिवेंशन. So this redressal mechanism etc. was for the first time addressed in the case of Vishaka versus state of Rajasthan. Now as we come to the main act itself, actually my co-panelists will be going into the details of the act. Next slide please. But I will just try to give you an outline कि इस act का दायरा कितना बड़ा है. जैसे कि अगर हम इसमें जो अग्रीव्ड वुमन है उसको उसकी डेफिनेशन में इट्स नॉट ओनली अ पर्सन जो कि रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉई है, इट कैन बी एनीबडी, अ पर्सन वर्किंग ऑन टेम्पररी बेसिस, एड हॉक बेसिस, डेली वेजरस, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, दे कुड बी प्रोबेशनर्स, ट्रेनी, अप्रेंटिस, टू द एक्सटेंट कि ये एक्ट जो हमारे घर में डोमेस्टिक हेल्प काम करती हैं ये भी इसके पर्व्यू में आती है। तो इस एक्ट का दायरा बहुत बड़ा है, एंड आई थिंक इट इज वेरी नेसेसरी कि सभी लोग इस एक्ट के बारे में जानें, और अगर उनके साथ ऐसा कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है सो दे मस्ट रिपोर्ट. It is important not only for them but also for the other lady employees working in that organization. इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इसी तरह से वर्क प्लेस को भी बहुत ब्रॉडली डिफाइन किया है कि जो जिस भी वट एवर प्लेस अ पर्सन विजिट्स विच इज अराइजिंग आउट ऑफ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसको भी वर्क प्लेस मानेंगे, और जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर अगर वहां भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है दैट इज ऑल्सो वर्क प्लेस. सो इट्स कवरिंग बोथ द ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और क्योंकि हमारी कंट्री में अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है सो इस एक्ट में इस पूरे सेक्टर को कवर करने की कोशिश की गई है, so that the safe working environment is provided to each and every individual. Then next slide please. So now what is sexual harassment? That has been also exactly defined in this act, जिसको कि सुनीता मैम बाद में डिटेल में आप लोग से बात करेंगी. But just to give you a gist, that sexual harassment could be one or more of these unwelcome acts, which is physical contact or advances, a demand or request for sexual favors, making sexually colored remarks, showing pornography, or any other unwelcome physical, verbal, or non-verbal conduct. All these come under the definition of sexual harassment. So again इस एक्ट के अंदर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी और लोकल कंप्लेंट्स कमेटी के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में आप लोग को डिटेल में आगे इस सेशन में बताया जाएगा, जिसमें कि इस तरीके की चीजें डिफाइंड हैं कि इस कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, उसका रोल क्या होगा, जो कंप्लेंट कोई भी वुमन एम्प्लॉय देती है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जिसने कंप्लेंट दी है उसकी राइट्स हैं उसको भी पता होना चाहिए कि पूरी प्रोसीडिंग्स में क्या हो रहा है, सिमिलरली जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट की गई है उसकी भी राइट्स है दैट दैट पर्सन इज केप्ट इन द लूप एट ऑल टाइम्स, क्योंकि हियरिंग हैज टू बी गिवन टू बोथ ऑफ देम. इसी तरह से इस एक्ट में जो पूरा कंप्लेंट प्रोसेस है उसको डिटेल में दिया हुआ है, फिर कैसे कमिटी ऑन द बेसिस ऑफ द विटनेसेस एंड व्हाटएवर एविडेंस दे कलेक्ट
उसके बेसिस पे अपनी फाइंडिंग्स बनाएगी, अपनी recommendations देगी, and time to time the committee has to submit its report to the government. Now, in such kind of cases, it is very important कि जब कोई ऐसा किसी महिला के साथ कोई इस तरीके का व्यवहार होता है और वो उसके बारे में कंप्लेन करती है, तो उसको जल्दी न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इन इंसिडेंट्स को ढीला छोड़ दिया जाए तो that just loses its relevance अगर हम उसकी बात को सुन के उसको न्याय जल्दी ना दे सके। तो इसीलिए इस एक्ट में सर्टेन टाइमलाइंस भी डिफाइन कर दी हैं, जैसे कि कंप्लेनेंट को विद इन 3 months ऑफ द इंसिडेंट कंप्लेन करनी चाहिए। उसके बाद जब कंप्लेंट आ गई तो जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है उसको हम 7 दिन में बताएंगे। कमिटी 3 महीने के अंदर अपनी इंक्वायरी पूरी करेगी, उसके 10 दिन के अंदर दे शुड सबमिट देयर रिपोर्ट। उसके बाद जो कमिटी है वो बहुत सारी रिकमेंडेशंस दे सकती है, नॉट ओनली अबाउट द कंप्लेंट बट इन जनरल ऑल्सो, एंड दे कैन फाइन, दे कैन इम्पोज फाइन्स, बहुत सारी राइट्स हैं। सो ये सब भी इम्प्लीमेंट करने का प्रावधान है कि 60 डेज में किया जाए। And they have left it open ended ki if either of the parties are not satisfied with the findings of the committee, then there is a provision for appeal also, that within a period of 90 days the person should go in appeal. Next slide please. So now this is the last slide of my presentation, but I'll still say is one of the most important ones कि even at the cost of repetition मैं ये बोलूंगी कि जब भी any lady comes out with a complaint like this, प्लीज अंडरस्टैंड कि इसके लिए बहुत करेज चाहिए होता है। तो जब भी कोई ऐसी कंप्लेंट आती है उसको सीरियसली लेना चाहिए, जस्ट ब्रश असाइड नहीं करना चाहिए ये सोच के कि अरे ये तो छोटा सा इंसिडेंट है, ये तो इसका पर्सनल मैटर है, व्हाई शुड द एडमिनिस्ट्रेशन गेट इन्वॉल्व। ये एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देयर इज अ सिचुएशन कि हो सकता है कि कोई कंप्लेंट प्रूव ना हो पाए, दैट्स अनदर थिंग, बट दैट डजंट मीन कि वो कंप्लेंट ही फॉल्स थी, because certain times you may not find sufficient evidence or prima facie evidence, or you may not have people willing to come out open as witnesses, so that does not make the complaint a false and a malicious one. लेकिन इसी के साथ एक और बात भी है कि ये भी देखा गया है कुछ केसेस में कि एक्चुअली दिस एक्ट इज बीइंग मिसयूज्ड आल्सो, कि आपको कोर्ट्स किसी और बात पे सेटल करने हैं एंड यू कम एंड फाइल अ कंप्लेंट अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट में इसका भी प्रावधान किया गया है कि अगर इस तरीके की कोई फॉल्स या मैलिशियस कंप्लेंट करता है तो उस लेडी एम्प्लॉय के अगेंस्ट भी एक्शन ये कमिटी रेकमेंड कर सकती है, एंड देयर आर प्रोविजंस इन द सर्विस रूल्स, so the lady employee can also be taken up under this particular act. So it is important that both men and women behave responsibly, रिस्पेक्ट ईच अदर, एक वो रिस्पेक्ट जो हर इंडिविजुअल को एक दूसरे इंडिविजुअल की करनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई मेल है या फीमेल है। एंड इट इज ओनली देन कि सब एक अच्छे एनवायरनमेंट में ऑफिस में काम कर सकते हैं, वर्क प्लेस में काम कर सकते हैं, जिससे ना ही सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इंडिविजुअल्स की, बट अब उनके इंस्टीट्यूशन की, उनके ऑर्गेनाइजेशन की, सोसाइटी एज अ होल प्रोग्रेसेस, and of course nation building, not to say. So with this I come to the end of my presentation, and I hope I am able to मैं अपनी बात जो जितने लोग वेबिनार में जुड़े हैं उन तक अपनी बात को पहुंचा पाई और उन्हें इस बात को समझा पाई कि yes there does exist a legal provision, एक हमारा एक्ट है इन प्लेस जिसके तहत किसी को भी अगर इस तरीके के बिहेवियर से गुजरना पड़ता है, they are not alone in their fight, and there are regulations existing जिसमें उनको रेमेडी मिल सकती है। Thank you so much everyone.